हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए आज जो रायपुर मंडल में यानी कि रायपुर डिवीज़न में कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में, ठीक है, जूनियर इंजीनियर पद के लिए यानी कि जेई पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम हुआ है। 19/6/2021 को यानी कि 19 जून 2021 को यानी कि इसी वर्ष हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, टाइम 2 घंटा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। 110 क्वेश्चन टोटल हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अटैम्प्ट 100 को ही करना है। जहाँ तक 100 आपका काउंट होगा वहीं तक उसका काउंटिंग होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, यही सब दिया हुआ है। इसको इंस्ट्रक्शन को एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको थोड़ा अभ्यस्त रहेगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। पूछा हुआ क्वेश्चन या खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन या खुद का बनाया हुआ पीडीएफ इस तरह से पढ़ाता रहता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पैसेंजर कोचिंग स्टॉक का स्टैंडर्ड व्हील गेज क्या है? ठीक है, पैसेंजर जो कोचिंग स्टॉक होता है उसका स्टैंडर्ड व्हील गेज 1600 mm 1600 mm होता है। और मैक्सिमम अगर पूछेगा तो 1602 होता है, यानी 1602 होता है। और मिनिमम पूछे तो 1599 होता है। ठीक है, 1599 मिक्स मिनिमम, मैक्सिमम 1602, स्टैंडर्ड 1600। ठीक है, तो तीनों आपको याद हो गया। ये तीनों क्वेश्चन में से 1-2 आ जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन को ये रट लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आपको रटना है। पढ़ते पढ़ते याद करते करते अभ्यस्त हो जाएगा। डेली अगर प्रैक्टिस करते करते आपका काम हो जाएगा। आईसीएफ आरसीएफ कोच, दूसरा क्वेश्चन में पूछेगी आईसीएफ आरसीएफ कोच की कुल चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, आईसीएफ आरसीएफ जो कोच होते हैं उसकी चौड़ाई हो जाए 3245। ठीक है, 3245 इसकी चौड़ाई होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। टेयर वेट ऑफ बॉक्सन वैगन इज, बॉक्सन वैगन का टेयर वेट कितना होता है, मतलब खाली में उसका वेट कितना होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो बॉक्सन वैगन का जो टेयर में वेट होता है वो होता है 23.2 टन। ठीक है, 23.2 टन हो गया। उसके बाद अगर आपको 23.2 टन तो हो ही गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चलिए। पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार, जो पेंट्री कार्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड है। ये और भी कई एग्जामों में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिए। जो पेंट्री कार्स होते हैं उसका WCB होता है। ठीक है, तो 4 का हो गया C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। C क्लास ODC का मूव करना, C क्लास ODC शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग। देखिए, अंग्रेजी और हिंदी में हिंदी ठीक से लिखा हुआ भी नहीं है, मूव लिख दिया है, हिंदी में भी अंग्रेजी घुसा दिया है। चलिए, सी क्लास ODC शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग, सी क्लास ODC जो है किस समय मूव करता है ये आपसे पूछ रहा है। तो सी क्लास जो ODC है वो डे में करता है। ठीक है, डे लाइट मतलब कि दिन के प्रकाश में करता है, यानी कि डे में करता है, याद रखिएगा, डे में। और ए और बी जो है ODC, ए क्लास बी क्लास ODC है, डे और नाइट दोनों में मूव करता है। तो 3 क्वेश्चन इससे भी, इससे तो कुछ रिलेटेड ODC से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप निरंतर मेरे वीडियो को देखते होंगे और मेरा नोट्स अगर आपके पास होगा तो आपको पता होगा कि किस ODC का क्या हो, कि डे में नाइट में स्पीड वगैरह जो भी है उससे रिलेटेड आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ शेड्यूल ए फॉर कोचिंग स्टॉक? कोचिंग स्टॉक के लिए जो शेड्यूल ए होता है उसका क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, मतलब पीरियड उसका क्या होता है शेड्यूल ए का? तो उसका जो पीरियड होता है वो होता है 1 मंथ ±3 डेज। ठीक है, बी हो जाएगा 1 मंथ ±3 डेज, 1 मंथ ±3 डेज। ठीक है, और बी शेड्यूल अगर पूछे तो 3 मंथ ±7 डेज। तो दोनों याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक डज नॉट हैव द ROH फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 मंथ्स? मतलब कि कौन सा जो स्टॉक है उसका ROH 24 मंथ्स नहीं है। ठीक है, रूटीन ओवरहॉलिंग। ठीक है, ROH। चलिए, रूटीन में किसका नहीं है? BCCNR, BOXN, बॉक्सन LW, BOBRN। ठीक है, तो इसमें से जो है इसका बॉक्सन का नहीं है। ठीक है, बॉक्सन का जो
रूटीन है वो 24 मंथ का नहीं है। बाकी BCCNL का है, बॉक्सिन LW का है, BOBR बॉक्सिन LW कुछ नया आपको दिख रहा होगा, ये मॉडिफाइड है। ये भी ऐसा वैगन है, ये नहीं सोचिए कि ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया, ये भी है। ये तीनों का जो 24 मंथ पर होता है ROH, बाकी बॉक्सिन का नहीं होता है। कब होता है अभी देखिए, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया है, उसी में आपको बताएंगे। चलिए, पैसेंजर गाड़ी दुर्घटना में मानव जनहानि से जांच करता कौन हो? कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाय, जो कोचिंग से एक्सीडेंट जो होता है उसमें जो इंक्वायरी होती है वो जांचकर्ता कौन होता है, ये पूछ रहा है। तो CRSE तो क्वेश्चन बार बार आता है एग्ज़ाम में, इसको भी रट लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, बार बार आते हैं एग्ज़ाम में। उसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट? UST टेस्ट में, अल्ट्रासोनिक टेस्ट में कब इसको जो है अल्ट्रासोनिक टेस्ट में क्या डिटेक्ट किया जाता है, ये आपको बताना है। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट जब इंसान का भी होता है तो बॉडी के अंदर का जो पार्ट्स होते हैं उसको देखे जाते हैं, खास करके बोन्स, ठीक है। तो इसमें भी इंटरनल ही होता है और बॉडी में भी इंटरनल ही होता है। इसमें क्या होता है, इंटरनल क्रैक। 9 का हो जाएगा A। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन? देखिए, कंट्रोल रिजर्वायर कोचिंग का हो, वैगन का हो, किसी का भी हो, 6 लीटर का ही होता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं 9 लीटर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वो गलत है, सिर्फ 6 लीटर ही होता है। और इसका जो वो होता है, इसका कैपेसिटी तो 6 लीटर का हो गया, और इसका जो प्रेशर होता है 5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक हो गया, प्रेशर ही पूछ रहा है, तो प्रेशर इसका 5 किलोग्राम सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी कैपेसिटी 6 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का हो गया B, ठीक, याद रखिएगा। कंट्रोल रिजर्वायर है, उसका कैपेसिटी 6 लीटर होता है और जो उसमें प्रेशर जो है 5 किलोमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। किसी भी वैगन कोचिंग सबका जो कंट्रोल रिजर्वायर है वो 6 किलो का ही उसकी कैपेसिटी होती है और प्रेशर 5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। BP के बराबर होता है, BP का भी वही होता है और कंट्रोल रिजर्वायर का होता है। FP का जो प्रेशर है 5 किलो तक BP के माध्यम से ही बनता है, बाकी 1 किलो FP से बनता है। तो 6 किलो का प्रेशर होता है किसमें, 6 किलो सेंटीमीटर स्क्वायर FP का। इसीलिए DB क्या करता है, कंट्रोल रिजर्वायर से और FP से कंपेयर करता है प्रेशर का, ठीक है। तो जैसे ही FP का प्रेशर उसको 6 किलो मिलता है और BP का जो कंट्रोल रिजर्वायर है उसका 5 किलो मिलता है, तो दोनों में डिफरेंट को वो जांच लेता है, भाप लेता है, और तब जो है ब्रेक जो FP है, ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन जो है FP से करता है, यानी फीड पाइप से करता है। और 6 किलो का प्रेशर जो है वो जो FP है उसको जो प्रेशर भेजता है उसका 2.5 गुना ब्रेक सिलेंडर में जाता है और ब्रेक का पिस्टन निकलता है और ब्रेक लगता है। ये सब तो आपको मालूम ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिंगल कार टेस्टिंग किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है? सिंगल कार टेस्टिंग जो है किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है? इसका हो जाएगा IOH के अंतर्गत आता है, ठीक है। इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग कोचिंग ट्रेन में 9 महीने पर होता है। जिस कोच का जो POH 18 महीना पर होता है उसका IOH 9 महीना पर होता है। और जो अदर कोचिंग व्हीकल है OCVO पैसेंजर कोचिंग व्हीकल PCV जो है, PCV और OCV का जो IOH है वो 12 महीने पर होता है और उसका POH 24 महीने पर होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर आपको हो गया होगा। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यही क्वेश्चन जो है आज का टेस्ट में डाला गया है, अभी टेस्ट हुई नहीं है। टेस्ट से पहले मैं वीडियो बना के रेडी रखता हूँ, जैसे ही टेस्ट होगी, जैसे ही रिजल्ट सब अपना अपना भेजेंगे क्वेश्चन बना के, वैसे ही मैं क्या करूँगा, ये वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि किसी को चोरी करने का मौका नहीं मिले और किसी को आसानी से वो लोग देख भी लें इसका विश्लेषण भी। हालांकि पहली बार आपका जो टेस्ट का सीरीज़ का जो है पहली बार क्वेश्चन आपके पास डाल रहा हूँ। इससे पहले मैं लिख के और खुद ही क्वेश्चन बनाया करता था, इस बार बना बनाया क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन हमने डाल दिया है ताकि थोड़ा इसका भी अभ्यास हो जाए। क्योंकि इसमें इसका जो मेंटलिटी ही इंसान का ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी डिवीज़न में, ठीक है। और जो जिनके पास नोट्स नहीं है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो बहुत सारे मैसेज उनका आता है,
तो आप लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप सबको मैं एक रोल नंबर देता हूँ। मैं आपको क्या रोल नंबर कैसे दूंगा? आपके पास मेरा नोट्स भी नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, रिप्लाई आता है, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन उस PDF मिल जाएगा, ये क्वेश्चन उस PDF मिल जाएगा। जो जिनके पास नहीं है उनसे मैं क्या बोलूँगा? इसलिए ऐसा संभव नहीं है। कोई आदमी बोलता है कि मैं इतने पैसे दूंगा, मुझे टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करा लीजिए। देखिए, पैसे की बात नहीं है, पैसे नहीं चाहिए। टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहले मेरा नोट्स खरीदिए, मेरे अनुसार पढ़िए, आपको सफलता मिलेगी, विश्वास कीजिए, तब जाके टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ICF कोच में स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेस, स्टैंडर्ड जो पैकिंग पीसेस होता है वो कौन कौन सा होता है? तो देखिए, इसमें 13, 26, 38, 48 होता है। लेकिन 13, 26 इसमें 14 दे दिया तो ये गलत हो गया। इसमें एक 28 घुसा दिया तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी 32 है तो इसमें भी है 13, 26, 48 है। ठीक है, 38 नहीं, कोई बात नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मैनिपुलेटर का क्या उद्देश्य है, ये पूछ रहा है। ठीक है, मैनिपुलेटर का जो उद्देश्य है वो है फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए है। ठीक है, डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए मैनिपुलेटर का यूज़ किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। व्हीलों का पार्श्व मूवमेंट किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील कंट्रोल बाय, जो व्हील होता है उसका लेटरल मूवमेंट किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्सल गाइड के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 110 क्वेश्चंस में से 10 तो राजभाषा का निकाल दिए, वो भी मिल जाएंगे मेरे ही PDF में। बाकी 100 क्वेश्चन में से कम 60 क्वेश्चन एक ही PDF मिलेंगे, और उस PDF का हम VVI करके उसका हेडिंग हम दिए हैं, VVI। ठीक है, तो वही PDF में आप ढूंढिएगा, उसमें बहुत सारे इसके क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको, ये तो मैं क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिनके पास है मेरा नोट्स, आप जाके देख लीजिए। अगर नहीं मिलेगा, 60 से कम क्वेश्चन मिलेगा तो फिर हमको बोलिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल गए, लगभग 60 क्वेश्चन मिले हैं एक ही PDF से। ये फ़ायदा होता है, लेकिन आप जिन्होंने नहीं ख़रीदा है, आप पैसे देख रहे हैं, हम उनको ज़्यादा तो फोर्स कर नहीं सकता। तो चलिए, व्हीलो वाला हो गया। 15 देखिए। RDSO का कौन सा टेक्निकल पंपलेट में बॉक्सन वैगन जिसमें कैशनर बोगी व दोहरा पाइप वाले एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में बताएगा? अच्छा, ये जो होता है, ये टेक्निकल पंपलेट के बारे में पूछ रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, ये ज़्यादा नहीं है, ये भी आपको 7 से 8 ही हैं मेन याद करने के लिए। अगर वो याद रट लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको, देखिए इसमें 2 है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको परमानेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्लानिंग से तैयारी कीजिएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे तो आप बहुत सारे पढ़ लिए, लेकिन एग्ज़ाम के फिर से नहीं पढ़े तो कुछ सब फॉल्स है। ठीक है, क्या पढ़ना है, प्लानिंग के साथ, रूटीन के साथ, और क्या बोलते हैं, सिलेबस के साथ अगर आप स्टडी करते हैं तो ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल ही रेलवे का अंदर का चीज़ है। तो इसके बारे में यदि आपको नॉलेज है, यदि तैयारी करें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे पढ़ रहे हैं तो फॉल्स है। तो RDSO का जो पंपलेट है वो है G70। ठीक है, G70 क्या करता है, ये बॉक्सन वैगन से कैसे फिटेड विद कैशनर बोगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, मतलब बॉक्सन वैगन से रिलेटेड है। ठीक है, तो G70 हो गया। अब G90 भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, G90, तो G90 क्या है, BTPN का जो मेंटेनेंस है उससे रिलेटेड है। G97 भी आपसे पूछ सकता है। तो G97 जो है एयर ब्रेक सिस्टम फॉर फ्रेट स्टॉक, यानी कि वैगन से रिलेटेड या फ्रेट स्टॉक से रिलेटेड जो एयर ब्रेक है उससे पूछ सकता है। और G70 से आपको नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Which RDO technical pamphlet is referred of find instruction for inspection and maintenance of कैशनर बोगी? कैशनर बोगी से रिलेटेड जो इंस्पेक्शन है और मेंटेनेंस है वो किस में है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वो G95 है। ठीक है, G95, G90 तो हमने आपको बता ही दिया, और G86 सिर्फ रह गया है, 97 में बता दिया। G86 क्या है, ये BTPN से है। ठीक है, BTPGLN से है। BTPN जो है टैंक वैगन होता है, और BTPGLN जो है वो गैस वगैरह ले जाने के लिए, वो भी टैंक वैगन ही होता है, तो वो गैस वगैरह के लिए होता है। तो BTPGLN से संबंधित है G86। हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ।
बॉक्सन एस वैगन में अधिकतम कितने डायमीटर का चक्का लगाया जाता है। देखिए, कोई भी वैगन में अगर चक्का के बारे में पूछे तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि उस वैगन में ये बोगी कौन सी लगी है, ट्रॉली कौन सी लगी है। तो कैसनव लगी है, ठीक है। इसमें क्या है, कैसनव बोगी लगी है, तो कैसनव का 1000 और 906 होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 906 mm, ठीक है। मैक्सिमम 1000 और कॉन्डेमनिंग 906 mm, तो हो गया। अच्छा, अधिकतम मैक्सिमम है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका 1000 हो जाएगा। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ व्हील ट्रेड ऑन बॉक्सन वैगन, तो इसका हो जाएगा 1000, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बॉक्सन वैगन ड्यूरिंग सर्विस, जो मिनिमम होगा वो 906 होगा, ठीक है। मैक्सिमम 1000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द वियर लिमिट ऑफ वाइड नैरो जो अडाप्टर क्राउन सीट। जो क्राउन सीट होता है वाइड जो नैरो जो अडाप्टर, उसका वियर लिमिट कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका वियर लिमिट जो होता है वो 3.5 होता है, ठीक है। 3.5 याद रखिएगा। एच टाइप CBC टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, इसका नकल होता है, ठीक है, नकल। उसके बाद ड्राफ्ट गियर का अधिकतम स्वीकार फी स्लेक, इसको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। 21 का देखिए, द मैक्सिमम परमिसिबल फी स्लैक इन ड्राफ्ट गियर इन सर्विसेज। अच्छा, फ्री स्लैक पूछ रहा है, फ्री स्लैक, तो स्लैक पूछ रहा है फ्री, तो वो भी मैक्सिमम पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो इसका स्लैक होता है 25 mm होता है, ठीक है, 25 mm, ठीक है, याद रहेगा आपको। 21 का हो जाएगा सी। इसका 22 देखिए, द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, जो हाई कैपेसिटी जो ड्राफ्ट गियर है वो कौन सा है इसमें से, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका है MK50, ठीक है। इसको MK50 ना लिख के आपको मार्क 50 भी लिख सकता है, ठीक है। तो मार्क 50 भी अगर दे तो वही समझिएगा कि ये MK50 ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। आगे देखिए 23, फुल सर्विस एप्लीकेशन में ब्रेक पाइप में कितना प्रेशर ड्रॉप करते हैं। जब फुल सर्विस एप्लीकेशन होगा तो BP में कितना प्रेशर ड्रॉप करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो BP में कितना प्रेशर ड्रॉप करेंगे, इसमें 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फुल सर्विस एप्लीकेशन में ब्रेक पाइप से कितना प्रेशर ड्रॉप करते हैं, 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप्स 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। सिंगल कार टेस्टिंग में इतना से ज़्यादा जो एयर का लीकेज का रेट नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, तो 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, सिंगल कार टेस्टिंग में, ठीक है। 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, SAB किस में फिट किया जाता है। SAB जो होता है स्लैक एडजस्ट बैरल, SAB किस में फिट किया जाता है, तो SAB जो है मेन पुल रोड में फिट किया जाता है, मेन पुल रोड, ठीक है, मेन पुल रोड, याद रखिएगा, मेन पुल रोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ए डायमेंशन, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ए डायमेंशन मापते हैं, ए डायमेंशन किस में मापते हैं, ए डायमेंशन मापते हैं कंट्रोल हेड टू एंकर पिन, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल रॉड हेड टू बैरल फेस के बीच जो ए डायमेंशन मापते हैं, कंट्रोल रॉड हेड टू बैरल फेस के बीच मापते हैं, ठीक है। चलिए, उसका क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एयर ब्रेक वैगन में कंट्रोल रॉड का डायमीटर है। एयर ब्रेक वैगन में जो कंट्रोल रॉड होता है उसका डायमीटर कितना होता है वो पूछ रहा है। तो एयर ब्रेक वैगन में जो कंट्रोल रॉड होता है उसका डाया होता है, कंट्रोल रॉड डाया ऑफ एन एयर ब्रेक वैगन इज 32 mm, ठीक है, 32 mm होगा। इस तरह से आप ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्वेश्चन को बढ़ाते रहेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 28,
व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन। कंट्रोल रिजर्वायर का गुड्स ट्रेन में कैपेसिटी हमने आपको बस 6 लीटर बोला, आंख बंद करके 6 लीटर लगाइए, गुड्स कोचिंग कहीं भी पूछे तो। उसके बाद देखिए, इन ट्विन पाइप सिस्टम द एक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी। ट्विन पाइप सिस्टम एक्सिलरी रिजर्वायर एक एयर का प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। प्रेशर एयर का होता है 6 किलो होता है, ठीक है, 6 किलो। उसके बाद द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रैक फ्रॉम बीपीसी इशूइंग पॉइंट। इशूइंग पॉइंट पर जो सीसी रैक का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कितना होता है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इशूइंग पॉइंट पर जो है इसका 100% होता है। जहाँ से इशूइंग हो वहाँ तो 100 ही होगा, ठीक है। चलिए, इसे याद रखने के लिए हमने बोला है 100 ही होता है। BVZC का पिस्टन स्ट्रोक, BVZC क्योंकि ब्रेक भान है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसका पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BVZC वैगन। BVZC वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? 70 ± 10 mm, ठीक है, 70 ± 10 mm BVZC वैगन का। चलिए, ए डायमेंशन ऑफ BOBRN वैगन। BOBRN वैगन का ए डायमेंशन कितना होता है, ठीक है। तो वो जो होता है 27 + 2 - 0। BOBRN वैगन का ए डायमेंशन 27 + 2 - 0, 27 + 2 - 0। चलिए, एग्जामिनेशन यार्ड में एयर ब्रेक स्टॉक कितने घंटे से ज़्यादा रुकने से इनवैलिड होता है। एग्जामिनेशन यार्ड में जो एयर ब्रेक स्टॉक है कितना घंटा ज़्यादा रुक गया तो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 24 आवर्स से अधिक अगर रुका तो इनवैलिड माना जाएगा। चलिए, इन एयर ब्रेक स्टॉक BPC बिकम इनवैलिड इफ द रैक इज स्टेबल इन एनी एग्जामिनेशन यार्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स। द मैक्सिमम राइड इंडेक्स ऑफ LHV कोचेज। LHV कोचेज का मैक्सिमम राइड इंडेक्स कितना होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो 2.50, ठीक है, 2.50। 2.5 भी रहेगा तो आप घबराइएगा नहीं, उसका वही मतलब होगा, 2.50 ही होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। TV इज डायरेक्टली ऑन, ये कॉमन पाइप ब्रैकेट के थ्रू डायरेक्टली माउंट होता है, और ये क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री किसको कहा जाता है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो इन्वेंट्री देखिए एक मटेरियल, एक प्रबंधन सूची है, ठीक है। इस सूची में जो आदमी जो कंपनी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है और उसका जो रॉ मटेरियल होता है वही इन्वेंट्री होता है, ठीक है। इसमें फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार माल भी हो सकता है, उसकी भी सूची हो सकती है, रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं, स्क्रैप भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनी है जो स्क्रैप भी बनाती है, स्क्रैप से लोहा वगैरह बनाती है, तो उसके लिए तो यही रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी। जिन वस्तु द आइटम विच हैव नॉट बीन इश्यूड फॉर पास्ट 2 ईयर्स, मतलब कोई आइटम है जो पिछले 2 बार से यूज नहीं किया गया है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी यूज्ड विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स आर नोन एज। और 2 साल यूज नहीं किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है डेड सरप्लस, इसको कहा जाता है डेड सरप्लस स्टोर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डेड सरप्लस स्टोर कहा जाता है। उसके बाद 38 देखिए, आप देखिए उसमें मूवेबल सरप्लस स्टोर भी है, मूवेबल सरप्लस स्टोर, इससे भी आपसे कुछ पूछ सकता है कि किसको कहा जाता है। तो जिनको जो है मूवेबल सरप्लस स्टोर, जिनकी 24 महीने से निर्गम नहीं किया गया है एवं जो है आने वाले फ्यूचर में उसका उपयोग होने के चांसेस हैं, तो उसको मूवेबल सरप्लस कहा जाता है, मूवेबल सरप्लस स्टोर। और डेड प्लस सरप्लस क्या है कि ये भी 24 मंथ से है, लेकिन आगे 24 मंथ तक इसका या उससे ज़्यादा तक भी इसका 24 मंथ या उससे ज़्यादा समय तक उसका यूज नहीं किया जाएगा, तो उसमें डेड है। और मूवेबल वो है जिनका 24 मंथ से निर्गम नहीं किया गया लेकिन फ्यूचर में भी उसका उपयोग होने के चांसेस हैं। तो हो गया। और आपसे पूछ सकता है सरप्लस स्टोर, ये सरप्लस स्टोर भी आपसे पूछ सकता है ये वाला। तो सरप्लस स्टोर क्या होता है, ऐसे भंडार जो है जिनका 2 वर्ष तक निर्गम नहीं किया गया,
आगे का नहीं मालूम, लेकिन 2 वर्ष तक जिनका 2 वर्षों तक निर्गम नहीं किया गया हो उसी को सरप्लस स्टोर कहा जाता है। तो इस तरह से आपने 3 क्वेश्चन को समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ WLRRM। WLRRM का जो कैपेसिटी लगेज रूम का है वो कितना होता है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, 5 टन का होता है, ठीक है, 5 टन। क्वेश्चन नंबर 39, डी शेड्यूल का अवधि, फ्रीक्वेंसी ऑफ D3, फ्रीक्वेंसी ऑफ D3 शेड्यूल। D3 शेड्यूल का फ्रीक्वेंसी क्या है? D1 D2 D3 होता है, याद रखिएगा। D1 D2 D3। D1 होता है एवरी ट्रिप, D2 होता है 30 डेज ±3 डेज। ये दोनों कोचिंग और वैगन LHB और IC में अभी तक दोनों सेम ही है। D1 उसमें भी होता है, D2 उसका और इसका सेम है। और चलिए, तो इसमें बाद में जाके SS1 वगैरह हो जाता है। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है? D3 पूछ रहा है। तो D3 का जो पीरियड है, शेड्यूल है, वो कितना है ये आपसे पूछ रहा है। तो D3 का जो है 6 मंथ ±15 डेज, ठीक है, 6 मंथ ±15 डेज D3 का। D1 का एवरी ट्रिप, D2 का 30 डेज ±3 डेज, ये तीनों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 40 देखिए, SS1 की अवधि, SS1 यानी कि शॉप शेड्यूल 1, शॉप शेड्यूल 2, शॉप शेड्यूल 3, ये तीनों पूछता है। तो SS1 का जो होता है 18 मंथ होता है, ठीक है, 18 महीना ±3 डेज है तो भी क्वेश्चन को टिक कर दीजिएगा, नहीं है तो भी क्वेश्चन को टिक कर दीजिएगा। ये इसको 18 मंथ्स ही माना जाता है, ±3 डेज शुद्ध एकदम पूछ लिया है तो वो सही है। लेकिन आपको सिर्फ 18 मंथ्स भी क्वेश्चन में, 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल भी रह सकता है। SS2 उसका डबल 3 साल, ठीक है, SS3 उसका डबल 6 साल, ठीक है। और आपको किलोमीटर के हिसाब से अगर पूछे तो 6 लाख, 12 लाख और 24 लाख। SS1 6 लाख, SS2 12 लाख और SS3 24 लाख किलोमीटर तक अगर गाड़ी चल गई है तो उसका उस तरह से शेड्यूल होगा। चलिए, अब डायरेक्ट आपको SS3 पूछ दिया है, SS2 नहीं, ठीक है। SS3 क्या है? SS1 1.5 साल, SS2 3 साल, SS3 6 साल। तो इसका C हो जाएगा और 41 के C। चलिए 42 देखते हैं। निम्न में से किस ग्रुप में CNW का पार्ट्स आता है? ये स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो किस ग्रुप में CNW का पार्ट्स आता है? तो ये जो आता है 30 से 39 वाले ग्रुप में आता है। 30 से 39 वाले ग्रुप में ये CNW का पार्ट्स आता है। आपसे 0 से 8 के बारे में पूछ सकता है। तो 0 से जो 8 होता है, एक्चुअली 0 से 9 होता है, ठीक है। तो स्टीम और लोको के पार्ट्स जो हैं उसके बारे में उसका जिक्र है 0 से 9 तक, लेकिन 0 से 8 भी दिया है तो भी चलेगा। 10 से 19 देखिए, 10 से 19 डीजल लोको सेट के पार्ट्स आते हैं। सबका एक ग्रुप बना दिया गया है, ग्रुप और सब ग्रुप, ठीक है। आपको एक हमने हिंदी में दिया है आपको मटेरियल स्टोर से रिलेटेड, और अंग्रेजी में भी दिया है मटेरियल का स्टोर से रिलेटेड। अब दोनों में उसे ये सब का जिक्र है, आराम से पढ़िएगा, समझ में आएगा। यहाँ अगर आपको दिखा है तो ये क्वेश्चन वहाँ खोजिए, ढूंढने में और 2 क्वेश्चन मिले उसको भी याद कीजिए। इसी तरह से आपकी तैयारी होगी। 21 से 28 पूछा, इसे एक्चुअली में 20 से 29 है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक लोको सेट्स के पार्ट्स हैं इसमें। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गए। अब देखिए, PL नंबर इतना में 9 किसको सूचित करता है? एक PL नंबर होता है, प्राइस लिस्ट नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि PL नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ PL नंबर का फुल फॉर्म तो बहुत इजी हो गया। यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है उसके डिजिट के बारे में। तो PL नंबर को भी एक बार समझिए। PL नंबर क्या है? 8 अंकों का होता है, ठीक है, 8 अंकों का एक होता है, जिसमें पहले 2 अंक, फर्स्ट 2 डिजिट इसमें प्लस, फर्स्ट 2 डिजिट क्या है? 2 और 1 है। तो 2 अंक जो है ग्रुप को बताता है, ठीक है। 21 आ गया ना, तो 21 कहाँ है इसमें? 21 से 28 है। तो ये कौन सा ग्रुप है? 21 से 28। अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक लोको सेट्स के पार्ट्स आते हैं। तो इसी तरह से ये 2 1 हो गया, क्या? ग्रुप बताया। उसके बाद देखिए, बाद का 2 और डिजिट है 07। 07 क्या बताएगा? सब ग्रुप बताएगा। ये ग्रुप और सब ग्रुप क्या है सभी उसमें मटेरियल में लिखे हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट 2 डिजिट ग्रुप को बताएगा, बाद का जो 2 डिजिट है वो सब ग्रुप को बताएगा। उसके बाद 3 डिजिट, ठीक है, 07 तक हमने ले लिया था। 411, 411 क्या बताता है? जो आइटम का सीरियल नंबर है वो बताता है, 3 डिजिट।
ठीक है। उसके बाद एक ही डिजिट बचा, 7 डिजिट हमने ले लिया है। लास्ट का जो होता है चेक डिजिट कहलाता है, चेक डिजिट। तो इस तरह से आपको इस तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है, ताकि मौका छूटे नहीं। ये मौका बार बार नहीं आता है। अभी वैकेंसी है, अभी आपकी तैयारी नहीं है, वैकेंसी निकल गई तो पता नहीं 3-4 साल में आएगी कि नहीं। यदि आप अभी सेलेक्ट हो जाते हैं, अभी आपका जेईई पोस्ट मिल जाता है, तो तब तक आप एसएससी भी बन सकते हैं, या उससे आगे भी एग्ज़ाम तक आगे निकल सकते हैं। ऐसे चांसेस को खोना नहीं है चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 44 का। डेड स्टॉक कितने समय में सत्यापन करते हैं, मतलब कि इसको वेरीफाइड करना है। तो 2 साल तो वैसे भी रहेगा, ठीक है। ये आगे का पीछे का 2 साल से तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और 2 साल प्लस बोल रहा था, ठीक है। तो इसको हम 3 साल ले लेंगे, ठीक है। हालांकि इसका 2 साल ही होना चाहिए, लेकिन 2 साल ऑप्शन में नहीं है, तो 3 साल हम लिया है। और टोटल अवधि अगर आप इसमें नहीं पूछा है, टोटल 2 और 2 4 हो जाता है, तो उस अवस्था में इसको 5 वर्ष लेना चाहिए था, लेकिन इसमें शो नहीं किया है कि टोटल। सीधे लिखा है कितने समय में सत्यापन करते हैं, तो 2 साल से पड़ा हुआ होगा, और इस बार का 1 साल ले लेंगे, तो 3 साल में सत्यापन करेंगे। तो इसका बी हमने लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। इम्प्रेस्ड स्टोर का स्टॉक कितने समय अंतराल में सत्यापन किया जाता है, मतलब द स्टॉक ऑफ इम्प्रेस्ड स्टोर आर वेरीफाइड आफ्टर एवरी। जो इम्प्रेस्ड स्टोर होता है उसको वेरीफाई किया जाता है 2 to 3 मंथ्स, ठीक है। 2 to 3 मंथ्स, लेकिन इस ऑप्शन में 2 to 3 मंथ्स नहीं है। जो डे टू डे यूज़ करने वाले जो सामान है, जैसे कॉटन वेस्ट हो गया, ग्रीस वगैरह हो गया, या पेट्रोल वगैरह हो गया, तो इस तरह के जो स्टोर में सामान आते जाते हैं, उसको इम्प्रेस्ड स्टोर के अंतर्गत आता है, और उसका वेरीफाई का जो वेरिफिकेशन है वो 2 से 3 मंथ्स के बीच होता रहता है। तो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 45 तो हो गया, 46 देखिए। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज फॉर वेल्डिंग रिपेयर ऑन BCNHL वैगन SS to SS, मतलब स्टेनलेस स्टील टू स्टेनलेस स्टील के लिए जो इलेक्ट्रोड होता है BCNHL वैगन में, वो कौन सा क्लास का होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका जो क्लास था M1 क्लास होता है, ठीक है, M1। इससे रिलेटेड और एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। हमने किसी भी डिवीज़न का एग्जाम में ये बताया हुआ है। चलिए 47 देखिए। MS से MS, यानी कि MS से MS वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। अपना 3.25 जो है 3.15 का जो इलेक्ट्रोड्स है उसी को इस्तेमाल किया था MS to MS वेल्डिंग में। और यहाँ पूछ दिया है उसका क्लास, ठीक है। तो इसका क्लास हो जाएगा A1, ठीक है, A1। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का A। बॉक्सन एस, द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन एस वैगन। बॉक्सन एस वैगन का एक्सल लोड कितना होता है ये पूछ रहा है। तो बॉक्सन एस वैगन का जो एक्सल लोड होता है वो होता है 25 टन, ठीक है, 25 टन होता है। ये 25 टन देखिए, घबराइएगा नहीं, इसमें अलग प्रकार के बोगी लगते हैं। जिस बोगी का नाम है LWL-H25 बोगी, ठीक है, LWL-H25 बोगी 25 टन की कैपेसिटी होती है। इसकी चौड़ाई बॉक्सन वैगन से थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें जो मटेरियल है ज़्यादा आते हैं, और इसलिए इसकी एक्सल का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। एक्सल लोड की कैपेसिटी जो ज़्यादा है, यानी 25 टन है। चलिए 49 देखिए। MBS में ब्रेक सिलेंडर में एम्प्टी कंडीशन प्रेशर इमरती, प्रेशर अलाउड इन BC इन एम्प्टी कंडीशन ऑफ MBS। एम्प्टी कंडीशन में जो प्रेशर अलाउड है वो 2.2 ± 0.25 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और लोडेड कंडीशन में जो है 3.8, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। ब्रॉड गेज ब्रेक वैन की POH अवधि क्या है। जो ब्रॉड गेज ब्रेक वैन, अच्छा, ब्रेक वैन जो है POH पीरियडिसिटी ऑफ ब्रॉड गेज ब्रेक वैन्स, उसकी जो पीरियडिसिटी है वो क्या है वो पूछ रहा है। तो वो जो है 2 ईयर्स है, ठीक है, याद रखिएगा 2 ईयर्स। आगे देखते हैं। ACICF, हाउ मैनी इमरजेंसी विंडो आर प्रोवाइडेड इन ACICF RCF कोचेस। AC का जो ICF और RCF जो कोचेस है उसमें 4 विंडोज़ जो होते हैं। ALHB में भी सेम ही है और ICF में भी सेम ही है।
4 जो है इमरजेंसी विंडो होते हैं, 4, यानी कि सी हो जाएगा। फ्रॉम वेयर इज द वेट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन एन ICF कोचेज। जो ICF कोचेज का जो वेट है किसके थ्रू ट्रॉली पर जाता है ये पूछ रहा है। तो साइड मिरर है। ये भी क्वेश्चन अब बहुत बार पूछ चुका है, लगभग सारे एग्जाम में ही रहते हैं। तो इसको तो आपको ऐसे भी, अगर आप मेरा चैनल देखते होंगे तो ऐसे ही याद हो गया होगा। ICF RCF कोचिंग लिखता है। द हाइट फ्रॉम रेल लेवल ऑफ ICF RCF कोचेज। रेल लेवल से ICF RCF कोच जो है उसका हाइट कितना है ये पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका जो हाइट होता है 4025 404025, ठीक है। ग्रॉस लोड ऑफ BR एंड वैगन। BR एंड वैगन का जो ग्रॉस लोड होता है 54। BR एंड वैगन का जो ग्रॉस लोड होता है वो होता है 41.3 टन, ठीक है, 41.3 टन। चलिए 55 देखिए। व्हाट इज द पेरियोडिसिटी ऑफ POH ऑफ न्यूली बिल्ट बॉक्सन HL वैगन। न्यूली बिल्ट जो बॉक्सन HL वैगन आता है उसका पीरियोडिसिटी, उसमें 2 प्रकार के पीरियोडिसिटी होते हैं, एक न्यूली बिल्ट और एक बार जो POH हो गया उसका अगला POH कब होगा, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूली बिल्ट होंगे उसका POH कब होगा, उसका POH जो होगा न्यूली बिल्ट का वो होगा 72 मंथ्स, यानी कि 6 साल पर, 6 साल पर होगा, ठीक है, 72 मंथ्स। और उसके बाद जो है 4.5 ईयर्स के होगा। 4.5 ईयर्स का मतलब हो गया 48, अच्छा 54 मंथ्स के बाद होगा, ठीक है। उसको सबसिक्वेंट कहा जाता है, सबसिक्वेंट POH, ठीक है। और फर्स्ट POH, ये फर्स्ट POH हो गया, और सबसिक्वेंट POH जो होगा 4.5 ईयर्स का होता है। तो दोनों आप ध्यान में रखिएगा। और सिर्फ इसका ही नहीं, जितने भी वैगन्स हैं कम से कम 15-20 वैगन्स का, 15 वैगन्स का जो मेन है उसको याद रखिएगा, तो आपका काम हो जाएगा, आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। किसी भी कोच की गहन सफाई एक अंतराल के बाद की जाती है। मतलब कि द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज कैरिड आउट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ। जो इंटेंसिव क्लीनिंग होता है वो 1 मंथ पर होता है, ठीक है। और जो वाटर टैंक होता है, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग कोच वाटर टैंक, वो भी 1 मंथ पर ही होता है। तो 56 और 57 का दोनों का आंसर हो जाएगा 1 मंथ। चलिए 58 की तरफ चलते हैं। 58 की तरफ चलते हैं। 58, व्हाट इज द periodicity of POH of on OCV attached to a passenger train। देखिए OCV आ गया ना, OCV का अगर POH पूछे पीरियोडिक ओवरहॉलिंग तो 24 मंथ्स लगाइएगा, ठीक है। IOH पूछे तो 12 मंथ्स लगाइएगा। अगर OCV नहीं रहता, ICF सिर्फ रहता तो हम 18 मंथ लगाते। चलिए टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज इन बायो टॉयलेट। बायो टॉयलेट का जो बैक्टीरिया होता है एनाएरोबिक होता है, ठीक है। एरोबिक नहीं होता है, आपको इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको रट लीजिएगा 10 बार, एनाएरोबिक 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 ऐसे बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा एनाएरोबिक, इसका ए हो जाएगा। जिनको थोड़ा थोड़ा याद होगा वो इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए वॉशिंग लाइन पर, व्हाट लेवल ऑफ डैशबोर्ड ऑयल इज बीइंग मेंटेन ऑन द कोचेज एट वॉशिंग लाइन। मतलब वॉशिंग लाइन पर जो डिब्बा लगा रहेगा गाड़ी का, उसमें जो ऑयल होता है डैशबोर्ड का, वो उसका जो हाइट कितना होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। लेवल उसका कितना होता है, ठीक है, वो 40 mm का होता है, याद रखिएगा 40 mm। चलिए हो गया। अब उसमें ये भी पूछ सकता है कि उसमें कितनी मात्रा में ऑयल होते हैं। तो क्वांटिटी अगर पूछे तो 1.6 लीटर होता है, ठीक है। इसका चेकिंग का पीरियड भी पूछ सकता है कि इसका इंटरवल ऑफ चेकिंग कब होता है, मतलब कब चेक किया जाता है। तो वो जो चेक किया जाता है वो 1 मंथ पर किया जाता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि राजधानी और शताब्दी टाइप का जो कोचेज़ है उसमें 15 डेज़ पर ही ऑयल का लेवल चेक किया जाता है। जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं उसको 15 डेज़ पर ही इसका चेक किया जाता है इंटरवल किसका, ऑयल लेवल का। तो चलिए क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हो गए। चलिए 61 देखिए। ग्रुप बी स्प्रिंग का रंग क्या होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रुप बी स्प्रिंग। तो देखिए स्प्रिंग कलर में हमने आपको कितने और बताया कि याद रखिए YBG, ठीक है,
बी जी, ठीक है। वाई से हो गया येलो, बी से हो गया ब्लू, हालांकि ये ऑक्सफोर्ड ब्लू होता है लेकिन ब्लू मानिए, और जी से हो गया ग्रीन, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए ए बी सी, ठीक है। यानी कि येलो जो होगा ए ग्रुप में होगा, ब्लू जो होगा बी ग्रुप में होगा, आई बी भी मैच भी कर रहा है, और सी जो होगा ग्रीन होगा, ग्रीन जो सी ग्रुप में होगा। तो ग्रुप बी पूछ रहा है तो बी क्या होगा, ब्लू होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 61 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए 62 देखिए, आईसीएफ ट्रॉली में निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रदान नहीं किया जाता है। अच्छा, ड्रैग लिंक प्रदान नहीं किया जाता है इसमें, ठीक है। बाकी इसमें शॉक एब्जर्वर तो होते हैं, जो बॉलिस्टर होता है उसके नीचे, साइड मिरर भी होते हैं, डैशपोर्ट भी होते हैं। 63 द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, व्हील गेज जो मेजर्ड करते हैं किसी स्थिति में करते हैं वो पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। ऑफलाइन कंडीशन, ऑफ लोड कंडीशन में किया जाता है, ये हो जाएगा 63 का। उसके बाद 64 की तरफ चलिए, BOY वैगन के पहिए की निंदा का व्यास, मतलब द कंडेमनिंग डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ BOY वैगन, कंडेमनिंग डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ BOY वैगन का जो वैगन कोई भी हो सबका कंडेमनिंग डायमीटर कितना होगा, 906 ही होगा, क्योंकि इसमें कैसनो बोगी लगा होगा। अगर नहीं लगा है तब आपको मालूम करना होगा कि वो जो बोगी लगा है नया टाइप का, उसका व्हील का क्या स्थिति है, ठीक है। तो 64 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। उसके बाद 65 में चलते हैं, कैसनेप 22W 22WM 22NL 22NLB में साइड फ्रेम और बॉलिस्टर के बीच नाम मात्र पार्श्विक विकास कितना है, मतलब व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बॉलिस्टर इन कैसनेप 22W 22WM 22NL 22NLB, ठीक है। तो नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम ऑन बॉलिस्टर, साइड फ्रेम एंड बॉलिस्टर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है इसका आंसर बहुत ही आसान, 18 mm होता है, ठीक है, 18 mm, याद रखिएगा 18 mm। चलिए उसके बाद कैसनेप 22HS, ये तो क्या पूछ रहा है, HS इसमें नहीं है, कैसनेप 22HS के बारे में अगर पूछे, अच्छा 66 पहले पढ़िए, 22HS को छोड़कर कैसनेप बोगी में स्नबर स्प्रिंग की नाम मात्र ऊंचाई क्या है, मतलब नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नबर स्प्रिंग ऑफ कैसनेप बोगी एक्सेप्ट 22HS, 22HS को छोड़कर, ठीक है, नॉमिनल फ्री हाइट कितना होता है स्नबर स्प्रिंग का, वो पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, ये 294 होता है, लेकिन HS को छोड़कर पूछा है तो क्यों ना HS 22HS का क्या होता है वो भी आपको जानना है, तो इसका बहुत ही आसान है, सिर्फ इससे एक कम होता है, 293 mm होता है, ठीक है, 293 mm। चलिए 67, BOBR दरवाजे का प्राथमिक लॉक क्लियरेंस, मतलब द प्राइमरी लॉक क्लियरेंस ऑफ BOBR डोर इज, जो BOBR डोर है उसका प्राइमरी लॉक क्लियरेंस कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वो 5 mm होता है, ठीक है, 5 mm, बी 67 का बी। उसके बाद 68 है ये। चलिए, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एवं रेल लेवल टू बफर, तो रेल लेवल से बफर का जो स्टैंडर्ड हाइट है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैक्सिमम पूछे तो 1105, मिनिमम पूछे तो 1030, ठीक है, 1030 यानी 1030 mm। चलिए, हेड मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक, मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मैक्सिमम की जगह मिनिमम भी आप दे सकते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। 69 का डी हो जाएगा, ठीक है, कितना 584 mm हो जाएगा। और अभी आपको जो 584 है स्टैंडर्ड अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, तो 635 लगाइएगा, 635 स्टैंडर्ड पूछे तो 635, और मिनिमम पूछे तो 584 mm, ठीक है, बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक। चलिए क्वेश्चन 70 देखिए, द एडजस्टेबल बफर हाइट फॉर 390 mm व्हील डायमीटर ऑन BCN वैगन एक्सेप्ट कैसनेप 22W पैकिंग पीसेस यूज्ड इज, मतलब कि जो 70 BCN वैगन पर 930 mm व्हील व्यास वाला जो बफर ऊंचाई होगा
उसमें सेम उसको अच्छा एडजस्ट करने के लिए कौन सा पैकिंग पी इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो कोची जो है बोगी जो है कैसन 22W नहीं है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा 37 mm, ठीक है 37। ये वैगन्स है, ठीक है। ICF में और कोचिंग वाले में 37 नहीं होता है। 38, 48, 26 इस तरह से होता है, 13, 26, 38, 48। लेकिन ये वैगन है तो इसमें क्या है 37 mm, कितना 930 mm का व्हील टायर रहेगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए 37 mm का पैकिंग लगाएंगे, यही आपको याद रख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA के लिए जो मिनिमम एयर प्रेशर है, वाटिंग राइजिंग अपार्ट्स जिसको बोला जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मिनिमम अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो 0.35, ठीक है, किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 72 देखिए। बीपी पाइपलाइन के लिए FP दबाव के कारण क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ BP प्रेशर रशिंग टू BP पाइपलाइन? क्वेश्चन कुछ अटपटा सा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो लीकेज इन एयर तो नहीं होगा, FP पाइप लीकेज भी नहीं होगा, NRV भी डिफेक्टिव नहीं होगा, यह DV डिफेक्टिव हो सकता है इसका, ठीक है। इसका आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। AFI एयर फ्लो इंडिकेटर, ठीक है, के अनुसार एक माल लोड में कितना रिसाव की अनुमति है? तो रिसाव की अनुमति तो हर एक वैगन में वही होता है, तो इसका A हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार नहीं है, कुछ नया है, इसका A ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। मेरे हिसाब से तो A ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए BOBR वैगन पर दरवाजे के संचालन के लिए न्यूनतम दबाव की आवश्यकता है। BOBR वैगन जो है मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन ऑन BOBR वैगन, ठीक है। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन ऑफ BOBR वैगन, जो अच्छा प्रेशर मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 4.92 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मैक्सिमम अगर आपसे पूछ ले तो 9.14 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 4.92 है तो 9.14 मैक्सिमम, और मिनिमम हो जाएगा 4.92 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। WSP क्या है? बहुत अच्छा है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन है, यानी कि व्हील स्लाइड सुरक्षा। व्हाट इज LSD? LSD क्या है? लोड सेंसिंग डिवाइस, ठीक है, लोड सेंसिंग डिवाइस है, B हो जाएगा। विच टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम? बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का यूज होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार का ब्रेक ब्लॉक जो यूज होता है वो L टाइप होता है, ठीक है। हालांकि ये L टाइप बोगी और इसमें पैसेंजर दोनों में, वैगन और पैसेंजर यानी कि कोचिंग और गुड्स दोनों में चलते हैं, लेकिन K टाइप जो है ओनली इसके लिए है। ये दोनों में चलते हैं। और पूछ क्या रहा है? बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, यानी कि वैगन के बारे में पूछ रहा है। तो ये सिर्फ जो है पैसेंजर के लिए चलते हैं और ये दोनों के लिए चलते हैं, कोचिंग और गुड्स के लिए। ये सिर्फ कोचिंग के लिए है, K टाइप, ठीक है। तो इसका आंसर A हो जाएगा, 77 का A हो जाएगा। अब देखिए लीव रूल से आगे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। विदिन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड? जो पैटर्निटी लीव है किस पीरियड से पहले ले लेना चाहिए, मतलब कितने दिनों के अंदर इसकी स्वीकृति दी जा सकती है, ये पूछ रहा है। तो ये 6 मंथ्स होता है, ये तो सबको मालूम ही होगा, और बहुत लोग इसमें हैं, वो मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं उनके हैं, तो उनको तो पता होगा, ले भी चुके होंगे। 6 मंथ्स के अंदर लेना है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे, यानी कि LAP है, ठीक है। एट ए टाइम दैट रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड, मतलब कि
जो रेल कर्मचारी है एक बार में कितना अधिक से अधिक जो एलएपी ले सकता है, इसकी स्वीकृति हो जाती है, मतलब ये क्या स्वीकृत किया जा सकता है। तो ये 180 डेज होता है, याद रखिएगा 180 डेज। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव, मतलब कि मैटरनिटी लीव जो है फीमेल जो रेलवे एम्प्लॉय है उसके लिए कितना दिन है, तो 180 डेज है। अगर रेलवे एम्प्लॉय है तो 6 महीना, ठीक है। ये कब मिलेगा, जब प्रेगनेंसी मालूम हो जाए, डॉक्टर का जो प्रूफ होगा वो दिखाने के बाद, सबमिट करने के बाद, जब प्रेगनेंसी है और बच्चे की डिलीवरी है वो दोनों के बीच में जब चाहे 6 महीने तक ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं प्रेगनेंसी मालूम होने के बाद ले सकते हैं और डिलीवरी से पहले लेना है, ये नहीं कि डिलीवरी होने के बाद हम आएंगे तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। एक रेल कर्मचारी का औसत वेतन अवकाश किस दर से मापा जाता है, मतलब कि 6 मंथ्स में 15 मिलते हैं, ठीक है। 1 मंथ में 15 में 6 से भाग दिया तो 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2.5, यानी कि 2.1/2 ए हो जाएगा इसका, ठीक है। वेन नो लीव इन एडिजिबल अंडर एनी अदर रूल द लीव ग्रांटेड इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी EOL, इसको बोला था EOL। 83 मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पेड, लीव ऑन एवरेज पे पर जो मैक्सिमम इनकैशमेंट होता है वो कितना है, ये पूछ रहा है। मतलब उसका पैसा LAP जो बेच कर पैसा एम्प्लॉय लेते हैं वो 60 डेज़ का होता है। 60 डेज़ एक बार में नहीं होता है। यदि आपके अकाउंट में लगभग 30 लीव्स हैं, ठीक है, तो आप 10 दिन का LAP बेच सकते हैं गवर्नमेंट को। 10 दिन के LAP आपको काट लिए जाएंगे, ठीक है। उसके साथ आपको एक पास या PTO लिखना होगा, क्योंकि कहीं घूमने जाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो पास PTO का यूज करना होगा, जो कि आपको अगर नहीं घूमने जाते हैं तो वेस्ट में चला जाएगा। और 10 दिन का LAP का उस समय का जो आपका बेसिक होगा उसी हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। ऐसा काम आप 10 बार कर सकते हैं पूरी सर्विस पीरियड में, और प्रत्येक ऐसा काम के बीच 2 वर्ष का गैप होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप C स्टाफ हैविंग कंप्लीट 20 ईयर्स और मोर बट लेस देन 24 ईयर, अच्छा 20 ईयर्स मोर एंड लेस देन 25 ईयर्स, मतलब एक जो एम्प्लॉय है ग्रुप C का, 25 वर्ष से लेके ज़्यादा, 20 वर्ष से ज़्यादा और 25 वर्ष से कम सर्विस कर चुका है। सर्विस आर इंटाइटल्ड टू गेट पोस्ट रिटायरमेंट पासिस एट द रेट ऑफ, मतलब पोस्ट रिटायरमेंट जो पास होता है वो कितना मिलेगा वो पूछ रहा है। देखिए, यदि ग्रुप C का कर्मचारी 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच आयु सेवा दे चुका है और ग्रुप C का है, तो उसको सिर्फ एक सेट मिलेंगे, ठीक है, एक सेट। चलिए, और अगर 25 ईयर्स से प्लस करते, तो अगर 1 दिन 2 दिन ये कभी भी ज़्यादा करते, 26 साल तक करते, तो उनको 2 सेट मिलता है, ठीक है। यानी कि 20 से लेकर 26 तक, मतलब 25 से ज़्यादा अगर करते हैं तो 2 सेट ग्रुप C के लिए, और 25-60 से कम 20 से 25 वर्ष की सेवा देते हैं तो 1 सेट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 85 देखिए, ग्रुप D कर्मचारी 20 वर्ष से या उससे अधिक, मतलब ये भी ग्रुप D कर्मचारी है, ग्रुप D स्टाफ है, हैविंग कंप्लीट 20 ईयर्स एंड मोर बट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ सर्विस आर इंटाइटल्ड टू गेट पोस्ट रिटायरमेंट पास एट द रेट ऑफ, मतलब कि ग्रुप D कर्मचारी है 20 वर्ष या उससे अधिक परंतु 25 वर्ष से कम सेवा दे चुका है, तो इनको भी एक ही सेट पास मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इसको भी आंसर हो जाएगा 85 का ए। 86 देखिए, ब्रेक जर्नी किस पास पर नहीं मिलता, देखिए ट्रांसफ़र पास पर भी मिलता है, स्कूल पास पर भी मिलता है, पोस्ट रिटायरमेंट पास पर भी मिलता है, जो कम्प्लीमेंट्री होता है उस पास पर भी मिलता है, ठीक है। लेकिन सेटलमेंट पास पर नहीं मिलता है, ठीक है। सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट कीजिए, सामान लोड कीजिए और घर जाइए, उस पर ब्रेक जर्नी नहीं मिलेगा। चलिए, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर इशूइंग मेजर पेनल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, देखिए ऐसे 5 होता है, ठीक है, ऐसे 5, 87 का C हो जाएगा। ऐसे 5 मेजर पेनल्टी होता है, ऐसे 11 माइनर पेनल्टी होता है, तो इसका हो जाएगा 87 का C। विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर इशूइंग द ऑर्डर डीम्ड सस्पेंशन, हमने बोला था कि डीम्ड अगर लगेगा तो ऐसे 2 होगा इसका आंसर,
ओनली सस्पेंशन रहेगा तो उसका ऐसे फन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 88 का सी। उसका 89 का देखिए, हाउ मेनी केसेज आर डीलिंग रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय एज ए डिफेंस असिस्टेंट एट एक टाइम। एक टाइम में जो डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर जो है एक रेलवे कर्मचारी सलाहकार के रूप में कितना केसों को मतलब डिफेंस कर सकता है, ठीक है। तो वो है 5, इसका आंसर हो जाएगा ए 5। उसका क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इन रेलवे एम्प्लॉय प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, ठीक है। एक रेलवे एम्प्लॉय जो है सस्पेंशन के अंदर रखा जाता है, ठीक है, बट ओनली ए माइनर पेनल्टी, और माइनर पेनल्टी इम्पोज, उस पर माइनर पेनल्टी ही इम्पोज होता है, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेंशन पीरियड इज ड्यूटी, ठीक है। इसका ड्यूटी सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन और 1-2 बार आ चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। ए रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड to have been placed under suspension if has been put in police custody for a period। अच्छा, जो रेल कर्मचारी है रखा जाता है, अगर वो डीम्ड सस्पेंशन मतलब कि सस्पेंशन उसको दे दिया जाता है, तो वो कितने घंटे तक पुलिस कस्टडी में रहेगा उसके बारे में उसको सस्पेंशन है। तो इसका आंसर जो है 48 आवर्स प्लस, ठीक है, 48 आवर्स प्लस। तो इस तरह से आपको 48 आवर्स प्लस लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केसेस इज डन। जो रिव्यू होता है निलंबन केस पर पुनर्विचार जो होता है वो कब होता है, तो आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 92 का बी। 93 देखिए, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन में बी गिवन। ग्रेड सी और ग्रेड डी एम्प्लॉय जो है अंडर सस्पेंशन में कि इनको पास वगैरह कितने मिलेंगे, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही मिलेंगे, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है। 1 सेट पास, ठीक है, 1 सेट ऑफ 1 पास। चलिए 94 देखिए, इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल। किस नियम या रूल के तहत जांच अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो ये रूल है वो नियम 14 का 2 है, नियम 14 का 2, इसमें जांच अनिवार्य नहीं है। पेनल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड, ठीक है। कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया, रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड हो गया ओनली तो इम्पोज्ड ओनली बाय, ये किसके द्वारा ये जो इम्पोज्ड किया जाएगा, जो कौन सा अथॉरिटी इसको इम्पोज्ड करेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको जो करेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है, नियुक्ति प्राधिकारी जिसको बोला जाता है हिंदी में नियुक्ति प्राधिकारी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। 96 देखिए, निम्न में से कौन सी DNA नियम के तहत दंड में नहीं आता। अच्छा, द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनल्टी अंडर DA रूल्स। तो ये जो है वार्निंग जो है पेनल्टी में नहीं आता है, सेंश्योर भी आता है, स्टॉपेज ऑफ पास भी आता है, स्टॉपेज PTO भी आता है, लेकिन वार्निंग नहीं आता है, ठीक है। तो 96 का हो जाएगा बी। 97, रिप्लाई टू द चार्ज मेमोरेंडम बाय द CEO। अच्छा, चार्ज मेमोरेंडम CEO द्वारा कितना दिन में रिप्लाई किया जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो किया जाता है वो 10 दिन के अंदर, ठीक है, बी 10 दिन में। 98 देखिए, एक्सपर्ट इंक्वायरी में बी हेल्ड व्हेन। एक्सपर्ट इंक्वायरी कब आयोजित किया जाता है, तो एक्सपर्ट इंक्वायरी कब किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो वो जो है CEO डज नॉट अपीयर, ठीक है, CEO डज नॉट अपीयर। देखिए CEO उपस्थित न होने पर एक्सपर्ट इंक्वायरी किया जाता है। उसके बाद 99 की देखिए, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन ए टाइम, ठीक है, स्केल ऑफ पे फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट cumulative इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सरी इफेक्टिंग हिज पेंशन इज। मतलब कि 3 वर्ष तक टाइम के लिए वेतनमान में कटौती कर दिया या निचले स्तर पर डिमोट कर दिया गया, तो और ये सब का प्रभाव जो है सेवानिवृत्त के पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव इसका नहीं पड़ा, इस तरह का जो पेनल्टी होता है वो माइनर पेनल्टी में आता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका 99 का बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 100 का। अच्छा, अभी राजभाषा आ गया है, ठीक है, राजभाषा।
तो ये तो हिंदी में ही है, इसमें तो नहीं ये है राजभाषा नहीं है। विच इज़ रिलेवेंट रूल इन RS D&A रूल 1968 फॉर कॉमन प्रोसीडिंग। ठीक है, रेल सेवा अनुशासन अपील नियम 1921 नियम के तहत सामान्य प्रक्रिया की जाती है। तो वो रूल्स के बारे में पूछ रहा है, तो वो रूल्स जो है नियम 13 है। ठीक है, नियम 13 यानी कि रूल्स 13 C। ठीक है, 100 का C लगाइएगा। उसके बाद 101 का देखिए, हिंदी में, इसमें अंग्रेजी तो है नहीं, जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं थोड़ा यहाँ परेशानी हो जाएगी उनको। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो पारित हुआ है वो हुआ है 10/5/1963 को। ठीक है, 10/5/1963 को। 102 देखिए, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, और बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि जो वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं? 14 सितंबर को। ठीक है, इसका हो जाएगा C। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला है? तो 14 सितंबर 1949 को मिला। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है और उसकी राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश ग क्षेत्र में आता है और उसकी राजभाषा जो है अंग्रेजी है। इसका हो जाएगा B। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) कब प्रवृत्त हुई? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) जिसमें ये कहा गया है कि कितने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, कभी भी पब्लिश्ड होगी तो हिंदी के साथ होगी। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में होगी लेकिन हिंदी के साथ होगी, हिंदी अंग्रेजी के साथ होगी। अंग्रेजी को नहीं, हिंदी को ही प्राथमिकता दी गई है। तो वो कब प्रवृत्त हुई ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 26 जनवरी 1965। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? देखिए, राजभाषा एक्ट अलग है और राजभाषा नियम अलग है। तो राजभाषा नियम 1976 में पारित हुआ। अगर आपको एक्ट पूछता तो आप 10/5/1963 लगाते, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 101 में यहाँ दिया हुआ है। चलिए 107 देखते हैं। 106 हो गया, 107 देखते हैं। राजभाषा नियम का संशोधन कब हुआ? ठीक है, संशोधन हुआ है 1987 में, 1987 में। ठीक है, 108 देखिए, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन जो है राजभाषा आयोग का गठन 7 जून, ठीक है, 1955 में हुआ। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे, कहीं कहीं बीजी खरे भी लिखा जाता है, तो बीजी खेर याद रखिएगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है? तो 6 माह में एक बार होता है। जिसे टाउन या नगर लगे, कहीं कहीं अंग्रेजी में क्वेश्चन होता है, हिंदी में तो वहाँ टाउन अगर रहे तो 6 महीना, और टाउन या नगर नहीं रहे, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के बारे में पूछे तो 3 महीने में एक बार। ठीक है, तो 110 क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए, पूरा हमने बना दिया है। और आप जो आंसर भेजते हैं, हालांकि आंसर तो आपको आ चुका होगा ये वीडियो देखने से पहले, जब भी भेजिएगा आपका कितना मार्क्स आया वो लिखिए। जैसे मान लिया कि आपका आ गया 70.66, ठीक है, 70.6, तो वही लिखिएगा। अब कोई लिखता है करेक्ट हो गया 90, सॉरी करेक्ट हो गया 90, रॉन्ग हो गया 10, इस तरह से हम आपको कैलकुलेशन करते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं, उनका कितना मोबाइल से देख देख के हम निकालते रहेंगे रेशियो। आप अपना पूरा मार्क्स एग्जैक्ट भेजिए। जो टेस्ट होगा उसके लिए बोल रहे हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं उनके नहीं बोल रहे हैं, जो टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। एग्जैक्ट भेजिए ताकि रैंकिंग बनाने में आसान रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।